वो थायरॉक्सिन नहीं बढ़ा पाए। तो ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है हाइपोथायरॉयडिज्म की, मैं बात करूंगा इसके ऊपर। दूसरा, थायरॉक्सिन करता क्या है? तो थायरॉक्सिन का एक सबसे बेसिक काम है इंक्रीज बीएमआर। मैं बता दूं आपको, थायरॉक्सिन जो है इसे टेम्पो ऑफ लाइफ बोलते हैं, फ्यूल। जैसे बोलते ना, क्यों आग में घी डाल रहा है यार? तो हमारे शरीर में आग लगी हुई है, मेटाबॉलिक रेट है 39 किलो कैलोरी पर आवर की स्पीड से मेल में, 37 किलो कैलोरी पर आवर की स्पीड से फीमेल में। बीएमआर चलता रहता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक घंटे में हम कितनी हीट बनाते हैं, कितनी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, कितनी ऊर्जा बनाते हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड से कितना एटीपी बना सकते हैं, ये होता है बीएमआर। थायरॉक्सिन का एक ही काम है, ये बीएमआर बढ़ाता है। अब बीएमआर कैसे बढ़ेगा? हवा में? बोले यार ट्रेन की स्पीड बढ़ाओ। वो कोयले वाली ट्रेन आती थी ना, शोले पिक्चर देखी कि नहीं, शोले? तो वो जय और वीरू, जब गुंडे वो जो है ना, सांभा क्या नाम है उसका, गब्बर, उसके जो डाकू पीछे पड़ते हैं, तो वो धनाधन 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 कोयले डालते हैं वो ट्रेन के इंजन वाली भट्टी में, जिससे भाप ज्यादा बने और फटाफट ट्रेन आगे बढ़े। तो हमारा भी जो टेम्पो ऑफ लाइफ है, यानी कि थायरॉक्सिन, वो क्या करता है? वो बीएमआर बढ़ाने के लिए ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड की अवेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा। और ये कैसे बढ़ेंगे? ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड कैसे मिलते हैं हमें? खाना खाने से। तो ये एपेटाइट बढ़वाएगा। तो जिनको थायरॉक्सिन ज्यादा होगा ना, उनको एपेटाइट बढ़ जाती है। आयोडम देखना, आयोडम में एक शब्द लिखा हुआ है कि वो डिनर टेबल पे या जो भी है डाइनिंग टेबल पे खाते खाते ही 2-5 मिनट का यदि ब्रेक हुआ तो उसको और भूख लग जाती है, इतना खाता है। खूब एपेटाइट बढ़ती है। और एपेटाइट यानी भूख, ये अलग है, डाइट अलग है। अब लाइकोपोडियम पढ़ना, उसमें लिखा है कि लाइको को भूख बहुत लगती है बट जरा सा खाता है पेट भर जाता है। तो डाइट इज अनदर थिंग। तो ये डाइट भी बढ़वाता है। भूख बहुत लग रही, बहुत लग रही, बहुत लग रही है, 2 रोटी खाओगे तो ग्लूकोज में अमीनो एसिड कहाँ से आएंगे ज्यादा? तो ये एपेटाइट भी बढ़वा रहा है और डाइट भी बढ़वा रहा है। बोले यार मेरे पिछले 2-3 महीने से मेरी डाइट बढ़ गई यार, मैं पहले 5 रोटी खाता था, अब 6 खा रहा हूँ। और पहले मैं 2 टाइम खाना खा रहा था यार, आजकल अब तो बीच में नाश्ता भी लगता है यार, शाम को भी नाश्ता लगता है यार। और अब तो दूध वूध भी पी रहा हूँ, फल फ्रूट खा रहा हूँ, फिर भी 6 रोटी खा रहा हूँ। तो डाइट भी बढ़ गई, एपेटाइट बढ़ी, डाइट भी बढ़ी। किसने बढ़ाई? थायरॉक्सिन। अब खा खूब लिया आपने, खूब खा लिया, ने पचा ही नहीं तो। अभी मैंने सेकंड ईयर में कल पढ़ाया माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो। अब एब्रोटेनम पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है डिफेक्टिव डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। इसीलिए एब्रोटेनम में लिखा हुआ है वाइल ईटिंग वेल लूजेस फ्लैश। यद्यपि वो खूब खाता है। ये गैस्ट्राइटिस से कौन आया? गैस्ट्राइटिस से कौन आया अभी? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। गेस्ट आईडी से कौन आया? सर उसका नाम तो आया था, आशीष क्या? धनेरा। आशीष धनेरा नाम तो आया था सर। नहीं नहीं, नहीं आया। गेस्ट आईडी थी। चलो सर ठीक है, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, है ना? जी सर। ठीक। नहीं, जब यदि कोई आया है गेस्ट आईडी यूज नहीं कर रहा तो नाम बताए अपना। ठीक है, जी मैं चेक करता हूँ, है ना? तो थायरॉक्सिन की बात हो रही है। थायरॉक्सिन एपेटाइट बढ़वाता है, डाइट बढ़वाता है, एज वेल एज डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी फास्ट करता है। वो जीआईटी मूवमेंट फास्ट करता है। वो डाइजेस्टिव जूसेस को ज्यादा इन्हांस करवाता है, जिससे खाना पचे भी। ये तो खूब खाया आपने, 1 कुंटल खाना खा लेना, पचाने शरीर को कुछ नहीं लगेगा, तब स्टू के थ्रू बाहर हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये वो भी उसका भी ख्याल रखता है कि व्यक्ति खाए भी खूब, न पचे भी खूब, ताकि वो एब्जॉर्ब होके लीवर को और दूसरे सेल्स को अवेलेबल हो फॉर मेटाबॉलिज्म। तो सेल्स को ग्लूकोज मिला ही नहीं, और तुम्हारे पेट में 4 बाफले पड़ेले हैं, है ना, तो 1 किलो मुर्गा पड़ेला है, लेकिन वो सेल्स को नहीं मिलेगा तो क्या काम का? गेटिंग माई पॉइंट? तो पॉइंट इज डेट कि खा तो खूब रहे हो, पचाना भी चाहिए। ये पचाने में भी हेल्प करता है कौन? थायरॉक्सिन। ये एक मेन बात थी। अब जीआईटी मूवमेंट भी फास्ट करता है। अब चलो, खाना खा लिया, भूख लग गई, पच भी गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, तो ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड अवेलेबल हो गए।
माइक ऑफ करो। अब पिक्चर आती है कि आप सब जानते हो, माइक ऑफ करो। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज करने के लिए 6 ऑक्सीजन चाहिए रहता है। अब ऑक्सीजन कैरी कौन करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में रहता है? आरबीसी में। आरबीसी किस में रहती है? ब्लड में। ऑक्सीजन कौन देता है? लंग्स। तो ये सारा चीजों पे भी काम करना पड़ेगा। तो ये आरबीसी काउंट बढ़ाता है, पॉलीसाइथेमिया कराता है थायरॉक्सिन, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़े तो कैरी भी ज्यादा हो। फिर ब्लड में ऑक्सीजन मतलब आरबीसी बढ़ गई, वहीं से काम नहीं चलेगा। अब क्या करना पड़ेगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, हार्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, जिससे बहुत रफ्तार से आरबीसी जो है ऑक्सीजन को लेकर सेल्स के पास जाए, ताकि वो मेटाबॉलिज्म फास्ट कर पाए। और तो और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लंग से हम ले लें और हम टिश्यूज को दे दें। तो थायरॉक्सिन हार्ट रेट बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाता है, आरबीसी काउंट बढ़ाता है। ये सब करता है थायरॉक्सिन। और ये सब क्यों कर रहा है? बिकॉज उसको बीएमआर बढ़ाना है। उसने एपेटाइट बढ़वाई, डाइट बढ़वाई, डाइजेस्टिव मूवमेंट फास्ट करी, जीआईटी मूवमेंट, डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाई, हार्ट रेट बढ़ाई, कार्डियक आउटपुट बढ़ाया, ब्लड प्रेशर बढ़ाया, आरबीसी काउंट बढ़ाया। ये सब बढ़ाने की वजह से बीएमआर बढ़ जाता है। क्लियर है? अब एटीपी ज्यादा बनेंगे। अब ये भी जानते हो, यदि ग्लूकोज जरा टूटेगा तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो 4.2 कैलोरी हीट बनती है। हजारों टूटेंगे ये ज्यादा तो हीट बढ़ जाएगी। तो व्यक्ति को गर्मी लगती है थायरॉक्सिन बढ़ने पर, फील वार्मर, पसीना आएगा। ठीक है? ये ब्रेन को एटीपी ज्यादा देगा, जिससे ब्रेन एक्टिव रहेगा। नॉर्मल फीटस में भी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए माँ के पास थायरॉक्सिन होना बहुत जरूरी है। यदि प्रेग्नेंट लेडी में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो उसका बच्चा बेराटा का बुद्धू पैदा होगा, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। और नर्वस सिस्टम को एक्टिव बनाए रखने के लिए, उसको काम कराने के लिए थायरॉक्सिन जरूरी है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये ध्यान रखना। बाकी थायरॉक्सिन ग्रोथ भी करवाता है, प्रोटीन एनाबोलिज्म करवाता है, फैट को मोबिलाइज कराता है एडिपोज टिश्यू से टुवर्ड्स द सेल्स, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि बीएमआर बढ़े। वो कैसे ही बढ़े? इसलिए थायरॉक्सिन जरा से ज्यादा हो जाएगा ना तो व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडिपोज टिश्यू साफ हो जाएंगे, चर्बी बिल्कुल नहीं है। और तो और व्यक्ति कितना भी खा रहा, फिर भी डिमांड बढ़ गई, ज्यादा है, अभी भी हमको ज्यादा चाहिए, तो वो शरीर का प्रोटीन तोड़ लेता है ना? तो वो मसल्स वसल्स निपटा लेगा और व्यक्ति दुबला पतला हो जाए। तो थायरॉक्सिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेट। तो कोई महिला आए बोले कि डॉक्टर साहब सुस्ती बहुत रहती है, डॉक्टर साहब 2 रोटी खाती हूँ, वैसे भूख तो लगती नहीं है, फिर भी 2 रोटी खाती हूँ, फिर भी वजन देखो डॉक्टर साहब कितना बढ़ रहा है, 1 कुंटल की हो गई हूँ मैं, और डॉक्टर साहब मेरे को लगता है कि कमजोरी एनीमिया भी मेरे को बहुत है। भैया टाइम पे आया करो, ठीक है? पूरी राम कहानी हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता। मैं थायरॉक्सिन का फंक्शन बता रहा था। थायरॉक्सिन बीएमआर बढ़ाता है, और बीएमआर बढ़ाने के लिए वो डाइट बढ़वाता है, एपेटाइट बढ़वाता है, वो जीआईटी मूवमेंट फास्ट करता है, वो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाता है, वो आरबीसी काउंट बढ़ाता है जिससे ऑक्सीजन ज्यादा है, वो हार्ट रेट बढ़ाता है, वो कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, वो ब्रेन को एक्टिव करता है, और वेट को रिड्यूस करता है, एडिपोज टिश्यू वगैरह को मोबिलाइज कराता है। तो यदि आपके पास कोई ऐसी महिला है जो बोले डॉक्टर साहब नींद बहुत आती है, दिमागी नहीं काम करता, डलनेस डिजीनेस रहती है, वीकनेस है, आपने चेक किया उसको एनीमिया भी है, उसका रेस्पिरेटरी रेट कम लग रहा है, हार्ट रेट कम लग रहा है, बीपी कम लग रहा है, वजन उसका बढ़ता ही जा रहा है, बाल झड़ रहे हैं, है ना, सुस्त सुस्त है, दिमाग उसका रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड है, तो वो हाइपो की महिला है ना, महीना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली है। ये बहुत कॉमन है, 10 गुना ज्यादा कॉमन है। टीएसएच कराना बढ़ावा मिलेगा। दूसरा हाइपर, इसे ग्रेव डिसीज भी बोलते हैं, इसके अंदर थायरॉक्सिन बढ़ जाता है तो जीआईटी मूवमेंट फास्ट होगी, डायरिया लग जाएगा, व्यक्ति की एपेटाइट और डाइट बहुत ज्यादा रहेगी, खूब खाएगा फिर भी दुबला रहेगा व्यक्ति, नींद ही नहीं आएगी। क्यों? दिमाग में चेन्स ऑफ थॉट चल रही है, धनाधन विचार चल रहे हैं, अरे मैं 4th ईयर में हूँ, कब मेरी एग्जाम होगी, कब पास होऊंगा, कब क्लिनिक खुलेगा, कब शादी होगी, अच्छी छोरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये होगा वो होगा, ऐसा वैसा ये वो, बच्चों का नाम क्या रखेंगे, विचार ही चल रहे कंटिन्यूअसली। तो ये चेन्स चलती, कॉफी या क्रूडा पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है ड्यू टू चेन्स ऑफ थॉट्स इंसोम्निया मिलता है।
तो दिमाग एक्टिव रहेगा इतना ज्यादा, है ना, एक्साइटेड रहेगा, तो नींद कैसे आएगी? तो स्लीपी बट कांट स्लीप इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत दिमाग अलर्ट है। ओपीएम में भी लिखा हुआ है दिमाग बहुत अलर्ट है। क्लियर है? तो वो देखने को मिलेगा हाइपर के अंदर। ठीक है, खूब खाएगा भजन फिर भी झटकर। गर्मी बहुत लगेगी, हाइपो वाले चिली होते हैं, तो अगर ठंड बहुत लगती, गर्मी में मफलर वफलर ओढ़ काढ़ के सोएंगे। साइलिशिया में लिखा हुआ है ऐसा, सोराइनम में लिखा हुआ है ऐसा, और आयोडम में लिखा हॉटेस्ट बेबी। हॉटेस्ट बेबी क्यों लिखा हुआ है आयोडम में? क्योंकि उसका बीएमआर बहुत ज्यादा रहता है, तो बहुत गर्मी फील करता है, खूब पसीना है, प्रोटीन केटाबलाइज हो जाएंगे, बाल पतले हो जाएंगे, नेल्स वगैरह बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, स्किन बहुत पतली हो जाएगी, जरा चोट लगेगी ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। आयोडम बढ़ना, अब उसमें सब लिखा हुआ है। तो ये थायराइडॉक्सिकोसिस है। समझ में आया? थायरॉक्सिन के फंक्शन जिसको समझ में आ गए ना, उसको मैं जॉब पढ़ा रहा हूँ कचरा है। ठीक है, क्योंकि वो सब समझ गया होगा, समझ में आया होगा, तो नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो थायराइडॉक्सिकोसिस, अब लोग हम कल हमने पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म करी, है ना, अब हम पढ़ रहे हैं थायराइडॉक्सिकोसिस, थायराइड। तो इट इज द सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो होती है वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाए। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, थायराइड में ट्यूमर हो जाए, या डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया हो जाए, या टीएसएच बढ़ जाए पिट्यूटरी से, या टीआरएच बढ़ जाए हाइपोथैलेमस से, कोई भी वजह हो सकती है। प्राइमरी यदि थायराइड में ही प्रॉब्लम है तो, और सेकेंडरी यदि प्रॉब्लम पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में, वॉट एवर कॉज कुछ भी हो सकता है, एक्टिव थायरॉक्सिन बढ़ जाए। ठीक है, और थायरॉक्सिन बढ़ने के साथ में यदि गोइटर भी है, इसे हम ग्रेव डिसीज बोलते हैं, ग्रेव्स डिसीज। ये एनआरएचएम में शायद इससे क्वेश्चन आया भी था। कॉजेस पे आ जाओ, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसीज इज अननोन, साला वही अननोन, बट अभी इंडिकेट किए हैं कि थायरॉक्सिन होम्योस्टेसिस में कहीं गड़बड़ हो जाती है। अब ये होम्योस्टेसिस क्या होता है? बैलेंस बनाना। कि थायरॉक्सिन ज्यादा होगा तो टीएसएच को इनहिबिट कर देंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। थायरॉक्सिन जैसे ही कम होगा, टीएसएच को एक्टिव कर देंगे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इस तरह से चलता रहता है। लेकिन इसमें कोई गड़बड़ हो जाए कि थायरॉक्सिन बहुत है, उसके बावजूद टीएसएच इनहिबिट ही नहीं हो रहा है, तो टीएसएच बढ़ता जाएगा, थायरॉक्सिन फिर बढ़ता जाएगा। तो किसी ने नेगेटिव फीडबैक दिया ही नहीं उसको कि अरे भाई तेरे को रुकना है, थायरॉक्सिन बहुत हो गया, कोई बोलने वाला है ही नहीं, तो बढ़ता जा रहा है। थायराइड में ट्यूमर है एक्टिव, टीएसएच बहुत निकल रहा है, टीआरएच बहुत निकल रहा है, तो थायरॉक्सिन बढ़ जाए। ठीक है, चलो, तो सिम्टम्स क्या आएंगे? अब कार्डियोवेस्कुलर सिम्टम्स क्या आएंगे? हार्ट रेट क्या हो जाएगी? बोलो, बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दिल जोर जोर से काम करेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। और दिल जोर जोर से काम करेगा तो ऑडिबल हार्ट साउंड, हमको तुम्हारा दिल मेरे को सुनाई दे रहा है। भैया मनोज, टाइम पे आया करो, धर्मशाला है क्या? जब मन करेगा आएंगे। ठीक, चलो, मैं क्लिनिकल फीचर पढ़ रहा हूँ थायरॉक्सिन से, है ना। अब मैं आज तो अलाउ कर रहा हूँ, मैं भगा दूंगा कल से। ठीक है, तो थायराइडॉक्सिकोसिस पढ़ा रहा हूँ, क्लिनिकल फीचर की बात कर रहे हैं। हार्ट में हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कार्डियक एक्टिविटी इतनी खतरनाक रहेगी कि ऑडिबल हार्ट साउंड आएगा। तुम्हारी दिल की धड़कनें मेरे को सुनाई दे अभी, मतलब नहीं क्लिनिक पे, है ना, मेरी धड़कन तुमको सुनाई दे, इट मीन्स पाल्पिटेशन, ऑडिबल हार्ट साउंड विदाउट स्टेथोस्कोप, दैट इज पाल्पिटेशन। ठीक है, तो पाल्पिटेशन मिलता है, टाइकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाती 100 से ज्यादा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और हार्ट में इनलार्जमेंट नहीं मिलेगा। दिल बड़ा हो जाएगा, तो दिल बड़ा बोलते हैं ना, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तो दिल बड़ा हो जाएगा कार्डियोमिगेली, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, चलो, न्यूरोलॉजिकल में क्या? ब्रेन बहुत ओवर एक्टिव रहेगा, तो एसिटाइलकोलिन जरूरत से ज्यादा रिलीज होगा, न्यूरो, तो ट्रेमर्स आएंगे। एंजाइटी न्यूरोसिस, वही बात है, यदि आप सोचने लग जाओगे तो दिमाग बहुत तेज चलेगा, तो चिंता तो होगी। अभी आप लोग बिल्कुल खुश हो फोर्थ ईयर वाले, क्यों? अभी फोर्थ ईयर की एग्जाम 2-4 महीने हो नहीं रही है, 6 महीने, फिर इंटर्नशिप का 1-1.25 साल है, फिर 2-3 साल अपन सीखने जाएंगे इधर उधर, या एमडी की तैयारी करेंगे, या फिर पीएससी देंगे, फिर एमडी करेंगे। अभी 8-10 साल अपने कोई कमाना धमाना है ही नहीं, तो क्या होगा? अपन अभी रिलैक्स है। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग है, कमाना धमाना मेरा मन नहीं है अभी, है ना। मेरे को तकलीफ हो रही, मेरा सर दुख रहा है, फिर मुझे भोगना पड़ रहा है आपके सामने यहाँ पे। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग है।
कॉलेज लाइफ बिंदास है। लेकिन यदि आप में थायरॉक्सिन बढ़ जाएगा ना, अभी से आप दिमाग लगाने लग जाओगे मेरा 2 साल बाद क्या होगा, इंटर्नशिप के बाद क्लिनिक चलेगा कि नहीं चलेगा, मरीज आएंगे कि नहीं आएंगे, किराया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैं मरीज ठीक तो कर पाऊंगी कि कर पाऊंगा, शादी होगी कि नहीं होगी, दहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि आप ये सोचने बैठ गए तो फिर एंजाइटी न्यूरोसिस तो होगा। समझ में आ रहा है? रेस्टलेसनेस, और एक चीज जो आप सबके साथ होती है, लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या हो रहा है, ठीक है भैया। गरिमा टाइम पे आया करो। शाहीन बेटा टाइम पे आया करो, है ना, टाइम पे आया करो। 3 3 4 4 लोग जोड़ रहे हो, और वीडियो ऑफ करो। ठीक है, अब मैंने पूरी कहानी समझा दी, ऊपर से जाएगा आपको, है ना। आई डोंट नो। थायरॉक्सिन पढ़ा रहा हूं मैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ। थायरॉक्सिन यदि बढ़ जाएगा तो क्या होगा? एक तो बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पाल्पिटेशन मिलेगा बहुत ज्यादा मात्रा में, कार्डियोमिगेली हो जाएगी। माइक ऑफ करो जो लोग जुड़े हैं अभी नए। शाहीन, क्या? शाहीन माइक ऑफ करो बेटा। एक एक 2 2 महीने से क्लास अटेंड कर रहे हो, अभी तक चलाते नहीं आता आप लोगों को। चलो, नाउ न्यूरोलॉजिकल में ट्रेमर्स आएंगे बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव है। ब्रेन की एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है थायरॉक्सिन, तो एंजाइटी न्यूरोसिस होगा। व्यक्ति बहुत जबरदस्त चिंता करेगा, व्यर्थ की चिंता, है ना। इसके अलावा लेक ऑफ कंसंट्रेशन, दिमाग इतना इधर उधर भागेगा कि व्यक्ति फोकस ही नहीं कर पाएगा एक जगह पर। ठीक है, दिमाग बहुत तेज चल रहा है। आप यदि सोचो सर फटाफट क्लास खत्म करे तो मेरे यहाँ खाना बन रहा, आलू पराठे बन रहे हैं, मैं फटाफट वो खाऊं, ये करूं वो करूं, फिर एक सीरियल आने वाला है, फिर टीवी देखना है, ये करना है वो करना है, दोस्त से बात करना है। यदि आपके दिमाग इस तरह से भागेंगे तो आप फोकस कैसे करोगे? आप शांति से बैठे हो बिल्कुल, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हो, तो गारंटीड जिंदगी भर थायराइड भूल ही नहीं सकते, यदि एक बार दिल से सुन लो तो, फंक्शन सुन लो तो। लेकिन समस्या यही है, हमारा दिमाग उधर उधर भगता है। भैया माइक ऑफ कर लो, नहीं तो भगा दूंगा मैं। इसका माइक ऑन है, ठीक है। रेस्टलेसनेस मिलेगी बहुत ज्यादा मात्रा में, घबराहट होगी, है ना। चलो, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। मसल्स वास्टिंग भी होगी, क्योंकि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होगा बहुत ज्यादा मात्रा में। जीआईटी में भूख बढ़ जाएगी, डाइट बढ़ जाएगी, डायरिया होगा। वाई डायरिया? जीआईटी मूवमेंट बढ़ जाता है। ऑक्यूलर में आंखें बाहर आ जाती है, एक्सोथेल्मस, पाल्पेब्रल फिशर जो होती है दोनों पलकों की, वो वाइड हो जाती है। ये देखिए, एक्सोथेल्मस मिल रहा है ना, ये भी देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द गोइटर। ठीक है, चलो, और इनफ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग भी होती है ना, ठीक है, पलकें नहीं झपकती। तो ये सिम्टम भी मिलता है थायरॉइडोसिस के अंदर। स्किन बिल्कुल पतली हो जाएगी, बाल पतले हो जाएंगे, नेल्स पतले हो जाएंगे, ब्रिटल, ग्रेफाइटिस पढ़ना उसमें लिखा हुआ है। बाल झड़ेंगे बहुत जबरदस्त मात्रा में, ठीक है। नेल चेंजेस भी बिल्कुल, क्लबिंग व्लबिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए। अदरवाइज कोई बहुत खास बात नहीं। थायराइड इलाज मिलेगी। बीएमआर ज्यादा रहेगा। नॉर्मली बीएमआर 37 किलो कैलोरी है, बढ़ के 45 50 किलो कैलोरी हो जाएगा, है ना। चलो, इसके अलावा बहुत ज्यादा वार्म फील करेगा पेशेंट, इनटॉलरेट टू हीट हो जाएगा, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। सेक्सुअल फंक्शन ध्यान रखना, थायरॉक्सिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। थायरॉक्सिन बढ़ेगा तो मेंसेस कम हो जाएंगे, तो थायरॉक्सिन घटेगा तो मेंसेस बढ़ जाएंगे। अभी हाइपर बढ़ा रहा हूं इसलिए एमेनोरिया मिलेगा, हाइपो होगा तो मेनोरेजिया मिलता है। क्लियर है? मेंटल चेंजेस बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म। इन्वेस्टिगेशन कराना, T3 T4 TSH ज्यादा मिल सकता है। क्लियर है? चलो, बाकी कोई काम का नहीं है। यदि आप चाहो तो सीटी करा सकते हो, एक्सरे करा सकते हो देखने के लिए, पीटीयूटी में गठान वठान तो नहीं है। कॉम्प्लिकेशन में हार्ट की वाट लग जाएगी, मसल्स माइस्थेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म में डायबिटीज जॉन्डिस हो सकता है ना, एक्सोथेल्मस हो सकता है, मिक्सोडीमा वगैरह वगैरह, एनीमिया वेनीमिया देखने को मिल सकता है। वैसे बता दूं मैं आपको, इसमें पॉलीसाइथीमिया मिलता है, आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ द, एक तो ये आरबीसी काउंट थायरॉक्सिन बनाता भी है,
थायरॉक्सिन आरबीसी को बढ़वाता है, जनरल फैक्टर है। दूसरा हाइपोक्सिया फील करता है पेशेंट, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है, उस वजह से भी आरबीसी बढ़ेगी। तो इसमें एनीमिया लिखा है, गलत लिखा है, पॉलीसाइथेमिया। ट्रीटमेंट, फिजिकल मेंटल रेट शुड बी एश्योर्ड। भैया सही बात है, आराम करो, बेड रेस्ट और सिडेटिव दे सकते हो। दिमाग बहुत तेज चल रहा, नींद नहीं आ रही, तो डाइजीपाम देना पड़ेगा, एल्प्राजोलाम देना पड़ेगा, एटियाजोलाम देना पड़ेगा, एल्पेक्स, ट्राइका। ठीक है। इसके अलावा एंटी थायराइड ड्रग्स आती है, एक दवाई आती है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, पीटीयू। ये एंटी थायराइड ड्रग है। तो थायरॉक्सिन को रोकने के लिए, उसको इनिबिट करने के लिए, उसको एंटीडोट करने के लिए एलोपैथी में एक दवाई आती है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ये मैं नाम आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको ये लिख के नहीं आना है, आपको एंटी थायराइड ड्रग लिख के आना है। ठीक है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन, ये नकली आयोडीन होता है, ये भी आपको देना चाहिए। ये नकली आयोडीन थायरॉक्सिन के साथ जुड़ जाएगा, मतलब थायरोसिन के साथ में, तो थायरॉक्सिन बनेगा नहीं, क्योंकि ये नकली आयोडीन है। ओरिजिनल आयोडीन होता थायरॉक्सिन बनता, पर हमने उसकी जगह पर रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दिया, तो टायरोसिन गलत फहमी के साथ में आयोडीन से जुड़ जाएगा, और गलत फहमी के चक्कर में वो प्रयास करेगा उस नकली आयोडीन से क्या करने का, टायरोसिन बनाने का, और वो है तो नकली, तो बनेगा नहीं। ठीक है। चलो, बाकी भी थायराइड थोड़ा बहुत काटना भी पड़ता है, पार्शियल, सब टोटल या टोटल थायराइडोटॉमी, थायराइड काटना पड़ता है। इट इज ऑल अबाउट योर हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका जस्ट उल्टा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जस्ट उल्टा। टीएसएच कम हो गया है, टीआरएच कम हो गया है, पिट्यूटरी टीएसएच नहीं निकाल, थायरॉक्सिन रिलीज नहीं हो रहा है, या आयोडीन ही नहीं है, या आयोडीनेस पेरोक्सिडेज एंजाइम नहीं जो थायरॉक्सिन बना सकते हैं, या कोई व्यक्ति गोइट्रोजन्स खा रहा है, जैसे कि पत्ता गोभी, गोभी है ना, टर्निप, केल, जिनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में गोइट्रोजन्स पाए जाते हैं, तो वो थायरॉक्सिन को इनहिबिट करते हैं। तो थायरॉक्सिन कम होगा तो क्या होगा, बीएमआर कम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट कम, आरबीसी काउंट कम, ब्लड प्रेशर कम, हार्ट रेट कम, है ना, तो मस्कुलर एक्टिविटीज कम। दूसरा, वजन बढ़ता जाएगा। तीसरा, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, तो मसल्स मूवमेंट बहुत स्लगिश होगी। इसके अलावा व्यक्ति बहुत ज्यादा डल डिजी रहेगा, दिन दिन भर नींद आएगी, हाइपरसोमनिया हो जाएगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा, रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड हो जाएंगे, है ना, और वजन बढ़ने के साथ साथ में भूख बहुत कम लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि जीआईटी मूवमेंट स्लो हो गई है, खाना नहीं खा पाएगा व्यक्ति, और ना खाना खाते करते भी वजन बढ़ता जाएगा। तो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, जस्ट मैंने बताया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेटिनिज्म, जस्ट पिट्यूटरी ड्वार्फ, कल पढ़ा था, सेम टू सेम है। इसमें अंतर है कि इसमें हाइट भी नहीं बढ़ रही, और मेंटली भी व्यक्ति क्या हो जाता है, डल हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्रेटिनिज्म बता चुका हूँ बेटा पूरा। ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है, बच्चे में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो होगा। अभी हाइपो के जितने भी सिम्टम बताए थे, बच्चा कॉन्स्टिपेटेड होगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगी, बच्चे को नींद बहुत आएगी, बच्चे में मस्कुलर वीकनेस मिलेगी, बच्चा मोटा होगा, बच्चे का विकास नहीं होगा बिल्कुल बहुत ज्यादा, तो बच्चा जो है वो बोना दिखेगा, और मेंटली भी बच्चा डल रहेगा बहुत ज्यादा, मेंटल रिटार्डेड रहेगा, लाइक बेराडा कार। ठीक है। मेंटल जितने भी फंक्शंस हैं, फैकल्टीज है, वो सब डल डीजी रहे, मतलब डीजीनेस रहेगी। तो अब अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एडल्ट में यदि थायरॉक्सिन कम हो जाए तो क्या होगा। तो एक बीमारी होगी, उसका नाम है मिक्सोडीमा। दिस इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म अकरिंग इन द मिडिल एजेड इंड्योरली, यूजुअली इन द फीमेल। तो महिलाएं, मैंने बताया था 99%, 100 में से 70, 80, 90 महिलाएं, 99 महिलाएं जो होती है, मतलब सॉरी, बोलना चाहिए कि आ, जो 100 पेशेंट है उसमें 90 मरीज महिलाएं होगी, 5-7-10% मरीज जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। तो ये महिलाओं को ज्यादा होता है, एडल्ट, है ना। क्रेटिनिज्म बच्चों को हो रहा है, और ये किसको हो रहा है, एडल्ट को, मिक्सोडीमा। नाउ सिम्टम्स क्या आएंगे, अब हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम मैंने अभी बताया, फिर बता देता हूँ। हेयर स्कैंटी रहेंगे, टेंड टू फॉल, इसलिए मैंने बताया भी था शुरुआत में ही कि महिला आएगी बोलेगी कि डॉक्टर साहब मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, देखो एक अंगी करी कितने निकल जाते हैं, टेंड टू फॉल इजीली। ठीक है। आईब्रो, आई लैशेस साफ हो जाते हैं।
फेस बिल्कुल पेल रहेगा, पफी। वाई पेल? एनीमिया, सूजन रहेगा। क्यों? बीएमआर कम हो गया है, हार्ट रेट कम हो गई है, तो जुगुलर वेन सुपरे वेना के वहां ब्लड इनगॉज्ड है। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं पीचेस एंड क्रीम कॉम्प्लेक्स। सूजा सूजा सा चेहरा, डल डस्की, एनेमिक, सफेद सफेद चेहरा। ठीक है, नेल्स थीन और बिटल हो जाएंगे, है ना। एनीमिया मिलेगा जबरदस्त, क्योंकि आप सब जानते हो आरबीसी बनाने का जिम्मेदारी किसका है? थायरॉक्सिन का। कार्डियोवैस्कुलर में पल्स स्लो मिलेगी, बेडिकार्डिया, कार्डियक आउटपुट कम मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो कार्डियक आउटपुट भी कम रहेगा। मेटाबॉलिज्म कम रहेगा, 30 से कम आ जाएगा। टेम्परेचर कम रहेगा, पेशेंट चिली रहेगा, गर्मी में ठंड लगेगी। मेंटली इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड हो जाएगा, मेमोरी पुअर हो जाएगी, जजमेंट कंप्रेंशन कंसंट्रेशन कम रहेगी। ठीक है, जीआईटी भूख कम लगेगी, डाइट कम रहेगी, जीआईटी मूवमेंट कम होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। नर्वस में स्पीच बहुत स्लो होगी। आप कहाँ जा रहे हो? मेरे को भी ले चलो। तो सोचो कितना धीमे बोल रहा है। एक चिड़ियाघर करके आता था सब टीवी पे, उसमें गधा प्रसाद था इसका कैरेक्टर। आप कहाँ जा, दिस इज बहुत स्लो स्पीच, क्योंकि दिमाग से क्या हो रहे हैं, जो थॉट्स हैं वही बहुत स्लो चल रहे हैं। आप कंगना रनावत तो देखना, वो हाइपरथायराइडिज्म वाली है, इतना फास्ट 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 बोलती है, समझ में नहीं आता। थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, बहुत फास्ट फास्ट बोल देना, कई बार बीच के शब्द ही गायब हो जाते हैं, आपने भी महसूस किया होगा। तो ये फास्ट दिमाग से फास्ट थॉट चल रहे हैं। हाइपर होगा, और हाइपो में थॉट्स बहुत धीमे धीमे आते हैं, तो स्पीच बहुत स्लगिश हो जाती है। ठीक है, चलो। रिफ्लेक्सेस बहुत स्लगिश हो जाते हैं। ठीक है, चलो। रिप्रोडक्टिव के अंदर इंपोर्टेंसी मिलेगी मेल में, महिला के अंदर मेनोरेजिया हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हाइपो। ठीक है, इसके अलावा नींद बहुत आएगी पेशेंट को, और वजन जितना खा रहा है उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करा लेना, कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह थोड़ा सा बढ़ सकता है, बाकी सब कम रहेंगे। आरबीसी काउंट कम, है ना, ब्लड शुगर लेवल कम। ठीक है, ब्लड प्रोटीन कम, हर चीज कम, ब्लड प्रेशर कम। ठीक है, चलो। टीएसएच वगैरह देख लेना थायरॉक्सिन का। इसका ट्रीटमेंट में एल्ट्रोक्सिन देते हैं। अब एल्ट्रोक्सिन के बहुत सारे नाम है, ये सिंथेटिक थायरॉक्सिन है। इसका एक नाम है थायरोनॉम, एक नाम है थायरॉक्स, है ना, अलग 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 उससे चलता है। बट ये एल्ट्रोक्सिन ड्रग नेम है, जिसमें आर्टिफिशियल थायरॉक्सिन है। 12.5 माइक्रोग्राम, 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, 75 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम, अलग अलग रेंज की आती है। माइक्रोग्राम में खाते हैं महिला, सुबह सुबह खाना पड़ता है। ठीक है, चलो। तो ये थायराइड ऑक्सीकोसिस था। हाशिमोटो डिसीज जस्ट मुझे नहीं पढ़ाना पड़े, थायराइड सुसाइड है। हमारी थायराइड के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, टीएसएच रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, इसको बोलते हैं हाशिमोटो डिसीज। ये भी कॉमन है महिलाओं में। ठीक है, 20 से 50 साल की महिलाओं में। ठीक है, थायराइड सिमेट्रिकली इनलार्ज मिलती है, बाकी वही मिक्सोडीमा के सिम्टम्स आएंगे जो मैंने बताया था। ठीक है, चलो। इसमें भी आर्टिफिशियल आपको थायरॉक्सिन देना। ठीक है। चलो, तो इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट टॉपिक है, थायरॉक्सिन खत्म हुआ, नेक्स्ट टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। तो आप सब जानते हो एड्रिनल के दो हिस्से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं। एक होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड, जो मिनरल्स पे काम करता है, सोडियम पोटेशियम पे। इसका ब्रांड नेम है एल्डोस्टेरॉन। मिनरल कॉर्टिकॉइड ये जोना ग्लोमेरुलसा से निकलता है। ये क्वेश्चन आया था अभी एनआरएचएम में कि एल्डोस्टेरॉन रिलीज बाय, तो 4 ऑप्शन थे, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस या एडिनल मेडुला। एडिनल मेडुला तो आएगा ही नहीं। अब ये फेसिकुलेटा ने, रेटिकुलरिस ने, ग्लोमेरुलसा में कंफ्यूजन होता है। तो पॉइंट इज दैट के जोना ग्लोमेरुलसा आंसर होगा मिनरल कॉर्टिकॉइड का। फिर एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो भी निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, वो निकलता है जोना फेसिकुलेटा से। और आखिरी में सेक्स हार्मोन
जो निकलते हैं जोना रेटिकुलरिस से। तो इसकी ट्रिक है, याद कर लेना, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है ना, GFR। जी सबसे पहला ध्यान रखना, मिनरल कॉर्टिकॉइड निकालना है हमें, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकालना है, और आखिरी में सेक्स हार्मोन निकालना है। तो ये सीक्वेंस याद होगी, तो इधर GFR याद रख लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, GFR। ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको बेसिकली एल्डोस्टेरोन करता क्या है। एल्डोस्टेरोन जो है बेसिकली वो सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराता है, एक शब्द में बोलूं तो। यानी जब जब हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन यानी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स बढ़ेंगे, तब तब शरीर में ब्लड सोडियम लेवल बढ़ जाएगा और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और आप जानते हो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन जब दो चीजें अंदर खींच रहा है, किडनी से वापस ले रहा है सोडियम और वाटर, तो इसको दो चीजें बाहर भी फेंकना पड़ती है, पोटेशियम और हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना, एल्डोस्टेरोन से चार चीजें हो रही है, सोडियम और वाटर को वापस ले रहा है बैक टू ब्लड, और पोटेशियम और हाइड्रोजन को बाहर फेंक रहा है फ्रॉम ब्लड टू किडनी, यूरिन। तो यूरिन से सोडियम और पानी को खींच रहा है, इस तरह से सोडियम का लेवल बढ़ाएगा ब्लड में, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, पानी बढ़ाएगा ब्लड में एल्डोस्टेरोन, और पोटेशियम कम करेगा ब्लड में, हाइड्रोजन आयन कम करेगा ब्लड में। तो अच्छी बात है, हाइड्रोजन यदि बढ़ जाएंगे फोकटी तो एसिडोसिस हो जाएगा, हमारा पीएच घट जाएगा ब्लड का, तो ये एसिडोसिस से बचाता है। पोटेशियम यदि ब्लड में बढ़ जाए तो पोटेशियम का बढ़ना कार्डियक टॉक्सिसिटी कराता है, हार्ट अटैक आ जाएगा, कार्डियक एरिथमियाज हो जाएंगे, ये कार्डियक मायोटॉक्सिक है, मायोकार्डियल टॉक्सिक है। तो पोटेशियम नहीं बढ़ना चाहिए, एल्डोस्टेरोन ये भी करता है। ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहना चाहिए और ब्लड प्रेशर ही मेंटेन रहना चाहिए, तो ये भी कौन करता है, एल्डोस्टेरोन। जावेद अपना माइक ऑफ करो। तो कुल मिला के एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम और वाटर को खींच के ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन को बाहर फेंक के ब्लड की पीएच भी मेंटेन रखता है, एसिडोसिस नहीं होने देता, और कार्डियक टॉक्सिसिटी भी नहीं होने देता। एल्डोस्टेरोन मिनरल कॉर्टिकॉइड, इसलिए इसी को लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, हमें जिंदा बचाए रखता है, क्योंकि ये ब्लड वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है, और साथ साथ में कार्डियक टॉक्सिसिटी भी नहीं होने दे रहा है, तो हम जिंदा रहेंगे। ये है लाइफ सेविंग हार्मोन, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। अब इसकी कमी अधिकता से बीमारी होती है, मैं नाम बताने वाला हूं, एडिसन डिसीज। तो आ जाओ एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज तो यदि जो एड्रेनल ग्लैंड प्रॉपर वर्क न करे तो एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है, और एल्डोस्टेरोन की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं एडिसन डिसीज। ये एडिसन डिसीज थॉमस एडिसन के नाम पर रखी गई है। थॉमस एडिसन कौन है, माइक खोल के बताओ, कौन है थॉमस एडिसन? बल्ब का आविष्कार करा था। और थॉमस एडिसन इज अ फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, है ना, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन सबसे पहले हार्मोन किसने खोजा, हार्मोन होते क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, इनके जन्मदाता है एडिसन साहब, है ना, एडिसन, और उसी के नाम पर बीमारी है एडिसन डिसीज। थॉमस एडिसन भी होंगे जिनने बल्ब का आविष्कार किया, आप एक बार चेक कर लेना, है ना, बट वो अलग है और ये अलग है ना। मैं बल्ब के आविष्कार वाले का नाम क्यों पूछूंगा आपसे, है ना। तो एडिसन डिसीज की बात हो रही है, तो एल्डोस्टेरोन कम करना है। अब वही बात है, यदि एड्रिनल ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड एट्रोफिड हो रही है, सड़ रही है, अल्सर बन गए हैं, हाइपोप्लेजिक हो गई है, तो ये प्राइमरी कॉज होगा, है ना। और सेकेंडरी मतलब एसीटीएच निकल रहा है एंटी पिट्यूटरी से, या हाइपोथैलेमस से सीआरएच, कार्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है,
अभी लेटेस्ट में 1-2 दिन पहले स्टेरॉइड के बारे में कोई न्यूज चल रही थी, क्या थी न्यूज वो, कोई बताएगा? एक बहुत बेहतरीन न्यूज आई है स्टेरॉइड के बारे में। ना पढ़ते हो, है ना? कोरोना हाँ बोलो बोलो, सही है। कोरोना के लिए यूज हो रही है, उसका फीडबैक अच्छा आ रहा है। नाम बताओ, नाम, दवाई का नाम बताओ। डेक्सा कुछ। डेक्सामेथासोन, यस। ये स्टेरॉइड है। अगला टॉपिक है ग्लूकोकार्टिक पढ़ाने ही वाला हूँ, है ना? वो यही दवाई है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, कार्टिसोल, है ना? चलो, तो ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन भी स्टेरॉइड है, बढ़िया अलग मिनरल कॉर्टिकॉइड। तो प्राइमरी में एड्रेनल ग्लैंड की वाट लगी पड़ी थी, सेकेंडरी में एसीटीएच रिलीज नहीं हो रहा है पिट्यूटरी से, या सीआरएच रिलीज नहीं हो रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस, तो भी ये सेकेंडरी कॉज कहलाएंगे। तो मुझे नहीं बताना ये क्या होता है। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? अभी मैंने आपको एल्डोस्टेरोन के फंक्शन बताया। एल्डोस्टेरोन ब्लड सोडियम लेवल बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, पोटेशियम लेवल कम करता है, हाइड्रोजन लेवल कम करता है, ये करता है एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड सोडियम लेवल कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, तो कार्डियोटॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे, तो एसिडोसिस भी हो जाएगा। तो ये होता है एडिसन डिसीज में। पढ़ता हूं। पहला है वीकनेस एंड वास्टिंग, तो कमजोरी रहती है, ठीक है। पेशेंट गिव्स अ वेग्यू कंप्लेंट इज ऑफ नॉट फीलिंग वेल, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम सिक, पता नहीं क्यों मुझे बीमार बीमार लगता है, डॉक्टर साहब समझ ही नहीं आ रहा क्यों ऐसा, ठीक है। चलो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, पिगमेंटेशन, स्किन काली होने लग जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ये मेलेनिन पिगमेंट को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो मेलेनिन पिगमेंट बढ़ने लग जाता है तो स्किन पे काले काले धब्बे दिखने लग जाते हैं, ये भी एडिसन डिसीज की बहुत खास बात है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर घट जाएगा क्योंकि सोडियम लेवल भी घट जाएगा। इसे एक शब्द बोलते हैं लेबोरेटरी में, हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया मतलब कि सोडियम कम हो जाता है। सोडियम को किससे लिखते हो आप? Na, Na मतलब नेट्रियम, ठीक है। या आपने सुना होगा नेट्रम म्यूर, तो सोडियम क्लोराइड है वो, नेट्रेमियम। हाइपोनेट्रेमिया मिलता है, बीपी कम हो जाता है, जीआईटी, भूख नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उल्टियां आती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारी कान की कार्टिलेज होती है ना, ये बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, इसको बोलते हैं थॉर्न साइन। क्या बोलते हैं? थॉर्न। बाकी मसल्स पूरी स्टिफ हो जाती है, पैरों में हाथ पांव में दर्द होता है, ठीक है। ब्लड सोडियम लेवल कम, ब्लड पोटेशियम लेवल हाई, इसको हाइपर कैलेमिया बोलते हैं। कैलीम्यूर, कैलीफॉस, कैली यानी पोटेशियम, हाइपर कैलेमिया मिलेगा। हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगा तो एसिडोसिस मिलेगा, ठीक है। चलो, ब्लड शुगर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम मिलते हैं, ठीक। इट इज ऑल अबाउट एडिसन डिजीज। ट्रीटमेंट के अंदर अच्छा खाना खिलाओ पिलाओ, प्रोटीन खिलाओ, कार्बोहाइड्रेट खिलाओ, सोडियम थोड़ा नमक ज्यादा खिलाओ, ठीक। बाकी आर्टिफिशियल एल्डोस्टेरोन देना पड़े, तो कॉम्बिनेशन में आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल कॉर्टिकॉइड। इसका ब्रांड नेम है हाइड्रोकार्टिसोन। ये हाइड्रोकार्टिसोन भी बहुत यूज करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर, हाइड्रोकॉर्टिसोन के इंजेक्शन लगते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो ये मिनरल कॉर्टिकॉइड और थोड़ा सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कॉम्बिनेशन है, ये सबसे अच्छी दवाई है, आपको देना पड़े। तो आर्टिफिशियली तो कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। चलो, एडिनल डेफिशिएंसी थी। नेक्स्ट टॉपिक और है छोटा सा, वैसे पढ़ा देता हूं मैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा कभी आता नहीं है बट पता होना चाहिए। ये क्रोमोफिल टिश्यूज होते हैं जो बोलना चाहिए कलरफुल टिश्यूज होते हैं, एडिनल मेडुला उसका ट्यूमर है। तो द यूजुअल कॉज ऑफ द ट्यूमर ऑफ क्रोमोफिल टिश्यू इज अ सिंपैथेटिक गैंग्लियन चिफली फ्रॉम एडिनल मेडुला। तो एडिनल मेडुला का जो भी क्रोमोफिन मटेरियल होता है
वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो की वजह से जर्वा से ज्यादा बढ़ जाता है और गठान बनते हैं। इसी को हम बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। फियो एडिनल मेडुला के लिए बोला जा रहा है, क्रोमो यानी कलरफुल क्रोमाफिन सेल्स है, साइटो यानी सेल्स, ओमा मतलब ट्यूमर। तो ये एडिनल मेडुला की क्रोमेफिन सेल्स का ट्यूमर है, न्यूप्लास्टिक ट्यूमर। इस वजह से एड्रिन और नॉन एड्रिन का लेवल बढ़ जाएगा, और एड्रिन और नॉन एड्रिन और डोपामिन, इसको हम केटाकोलामिन्स बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन है। फियर फ्राइट फ्लाइट में रिलीज होता है, डर घबराहट में जो हमारे शरीर में होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना आता है, गला सूखता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पिपिल डायलेट हो जाती है ना, मसल स्विचिंग बढ़ जाती है, हाथ पांव धूजने लग जाते हैं, वो सब इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट फियोक्राइमोसाइटोमा। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, ठीक है, पीछे जाइए थोड़ा, 4-5 पेज पीछे जाइए, कुशिंग सिंड्रोम मिलेगा आपको। वो मैंने उसमें इसलिए स्किप कराया था कि मुझे इसमें इसे पढ़ाना था। तो आ जाइए कुशिंग सिंड्रोम पे। मैंने आपको मेरे नोट्स में दिया भी है, मतलब वो जो मैंने फोटो भेजी थी आपको, तो पेज नंबर 305-306 पर है कुशिंग सिंड्रोम। आप लोग अपने पास बुक रखा करें भैया, नहीं तो मजा नहीं आएगा, है ना। ठीक है, चलो, तो अब बता रहा हूं मैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यदि जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, एडिसन डिजीज में एल्डोस्टेरोन कम हुआ था, और अब मैं बता रहा हूं कुशिंग सिंड्रोम, जिसके अंदर जरूरत से ज्यादा क्या हो रहा है, जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, बोले तो क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के 5 फंक्शन एज इट इज एल्डोस्टेरोन जैसे हैं। ब्लड सोडियम लेवल बढ़ाना, ब्लड में पानी बढ़ाना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, पोटेशियम को बाहर फेंकना, हाइड्रोजन को बाहर। अब कुछ नए फंक्शन है, यह शुगर लेवल बढ़ाता, नाम ही है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, शुगर लेवल बढ़ाएगा। ये फैट को 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। कितनी जगह? 4। एक तो होता है बेली, और एक होता है बेक ऑफ द नेक। ये जो है दिख रहा है बेक ऑफ द नेक, बेली यानी तोन, ब्रेस्ट और बटक। तो 4 बी 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 है, बेली, तोन, ब्रेस्ट, बटक, और बटक यानी हिप्स, और बैक ऑफ द नेक। इस 4 जगह पर फैट को डिस्ट्रीब्यूट करवाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसके अलावा यह लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन कहलाता है। लाइफ सेविंग हार्मोन कौन था? एल्डोस्टेरोन। ये लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन है। क्यों? जब भी हमारी सेल स्ट्रेस में आती है, तनाव में आती है, तो इमीडिएटली ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो स्ट्रेस्ड सेल जो होती है वो थोड़ा सा उसको एक सुकून मिलता है। क्लियर है? क्योंकि चोट तो लगी है, तनाव तो आया है, बट इमीडिएट शुगर लेवल मिलने की वजह से आपको बहुत जोर से भूख लग रही है, आपके पास खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप टेंशन में हो, और कोई आए और आपका फेवरेट रसगुल्ला आपको दे जाए, लो डब्बा, यार रसगुल्ले खा लो यार, मैं पास हो गया, गुलाब जामुन दे जाए, जलेबी दे जाए, हलवा दे जाए, तो आप आम का रस दे जाए, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है आप खुश हो जाओगे, आप उस टेंशन को भूल जाओगे। इस तरह से हमारी जिंदगी की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, इसको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो फैट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, शुगर लेवल बढ़ा रहा है, 5 काम एल्डोस्टेरोन भी कर रहा है। ब्लड सेल्स पे इसके भी 4-5 काम है। ये आरबीसी काउंट बढ़ाता है, ये प्लेटलेट काउंट बढ़ाता है, चलो मान लिया। इसके अलावा ये न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ाता है, मोनोसाइट काउंट बढ़ाता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट बैक्टीरिया को मारने में काम आती है, चलो अच्छी बात है। तो इन्फेक्शन होगा तो ये बढ़ जाएगा, अच्छी बात है। दूसरा, ये 3 सेल्स कम भी करता है। ये बेसोफिल कम करता है। बेसोफिल आप जानते हो हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज करके इन्फ्लामेशन कराती है, तो बेसोफिल कम हो जाएगा तो इन्फ्लामेशन सबसाइड हो जाएगा। इसलिए स्टेरॉइड जो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तुम्हारा डेक्सामेथासोन जिसकी भी बात चल रही है, तुम्हारे स्टेरॉइड जो जीपी लगाते हैं वो एंटी इंफ्लामेटरी है। इसलिए कोई भी बीमारी हो, तुम जाना है कोई ये बंगाली डॉक्टरों के पास, और डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन जरूर घुसा देगा, है ना। क्यों? क्योंकि तत्काल उसमें इन्फ्लामेशन में आराम मिलेगा, इसलिए। एक, दूसरा, ये इयोसिनोफिल काउंट भी कम करता है। इयोसिनोफिल काउंट कम करके ये एंटी एलर्जिक रोल प्ले करता है। तो स्टेरॉइड इसीलिए एंटी एलर्जिक ड्रग्स में के रूप में भी काम आती है। एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, लाइकेन हो गया, अरे तुम्हारा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास है क्या भी, क्या दवाई है उसके पास?
सिर्फ स्टेरॉइड और कुछ भी नहीं। और ये लिम्फोसाइट काउंट कम करता है। अब ये अच्छा एस्पेक्ट भी और बुरा एस्पेक्ट भी है। जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें इम्यूनिटी वाट लगा रही है हमारी, ग्रेव डिसीज, हाशिमोटो डिसीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। पर्निशियस एनीमिया, इन सब के अंदर हम स्टेरॉइड देते हैं जिससे इम्यूनिटी सप्रेस होती है, अस्थमा, इम्यूनिटी सप्रेस होती है और पेशेंट अच्छा होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति को कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है और वो जब तब स्टेरॉइड खा रहा है तो उसकी इम्यूनिटी कम होने लग जाएगी। और अभी तो तुम जानते ही हो इम्यूनिटी कम मतलब कोरोना, और कोरोना मतलब समझ ही गए आप लोग। तो इम्यूनिटी कम होना बहुत बड़ा नुकसानदायक है। उल्टी दस्त लगेंगे ठीक नहीं होंगे, सर्दी खांसी बुखार आएगा ठीक नहीं होगा। तो ये है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आप कुशिंग सिंड्रोम में इसका लेवल बढ़ाना है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लड सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा, आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगा, न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाएगा, मोनोसाइट काउंट बढ़ जाएगा, बट इओसिनोफिल कम, बेसोफिल कम और लिम्फोसाइट काउंट भी कम। फैट डिस्ट्रीब्यूट होगी 4 जगह पर, ब्रेस्ट में, बेली में, बैक ऑफ द नेक में और बटक्स में। तो इसमें मून फेसिस मिलता है, टोन बहुत ज्यादा आ जाती है, बफेलो हम्प मिलता है, पीठ पर चर्बी आ जाती है बहुत ज्यादा, ब्रेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और इतने ज्यादा मोटापा आ जाता है कि स्किन की आर्टरीज बस्ट हो जाती है और पर्पल स्ट्राई मिलता है। पेशेंट शुगर लेवल बढ़ेगा इसलिए डायबिटिक हो जाएगा। और ये प्रोटीन को तोड़ता है। एकमात्र हमारे शरीर में हार्मोन है जो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करता है। तो हाथ पांव अगरबत्ती हो जाएंगे। तो बिल्कुल लुक कैसा होगा, कार्टून लुक, पूरा तोन, गोल चेहरा, बफेलो हम और हाथ पांव अगरबत्ती। पेशेंट डायबिटिक रहेगा, हाइपरटेंसिव रहेगा। इट इज ऑल अबाउट कुशिंग सिंड्रोम। ये मैंने समझा दिया, आप पढ़ना नहीं समझ में आया तो कल मैं रिवाइज कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं मटेरियल अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1-2 दिन में करूंगा। तो एग्जिट हो जाओ, समझ में आ रहा है? पढ़ लेना, मैं कुशिंग सिंड्रोम की पिक्स यस भेज रहा सर। हूँ। यस एग्जिट सर। हो जाओ।